आज अकाउंट्स की क्लास में हमारा चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, हमें ये ध्यान में रखना है इस चैप्टर में कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है हम उसे क्या चीज़ हमें क्या देना है, उसके अलावा कौन सी चीज़ में हमें जब तक वो जिंदा था उस टाइम की कैलकुलेशन करनी है, किसमें नहीं करनी। बस इतना आ गया तो डेथ क्वेश्चन हो गया। आपके एग्जाम में आपको पूरा अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, लेकिन जैसे डेथ का चैप्टर हो गया इसमें से, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इनमें क्या आता है, एक क्वेश्चन पूरा दे दिया और 4-5 क्वेश्चन उसी में पूछ लिए कि इस पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल बता दो या इस पार्टनर का P&L सस्पेंस बता दो। तो हर क्वेश्चन में ना, एक तो देखो P&L सस्पेंस अकाउंट तो हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ है, मतलब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। डेथ के क्वेश्चन में P&L सस्पेंस हर केस में आता है, कौन से केस में नहीं आता? वैसे तो हर केस में आएगा, लेकिन एक केस है जिसमें P&L सस्पेंस नहीं, P&L अकाउंट के नाम से आएगा। हाँ, जिसमें पार्टनर की डेथ हो रही है 31 मार्च। जब 31 मार्च को तुम अपनी बुक क्लोज करते ही है, उस टाइम किसी की डेथ हो रही है तो वो P&L अकाउंट से ही आएगा। सस्पेंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि पार्टनर की डेथ हो गई बीच में। अब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने ईयर के बीच में नहीं बनाते। इसके लिए हम P&L सस्पेंस बनाते हैं, और P&L सस्पेंस ना एक्यूरेट प्रॉफिट होता है, एक्यूरेट नहीं होता ना, हम उसमें अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन? पिछले 5 साल का इतना प्रॉफिट था उसका एवरेज ले लिया, लास्ट ईयर का इतना प्रॉफिट था उसका एवरेज ले लिया, या फिर हम सेल के बेसिस पे बनाते हैं। पिछले साल का प्रॉफिट इतना हुआ था इतनी सेल पे, अभी तक की इतनी सेल है तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा, अंदाजे से ये करते हैं। अब इसका फॉर्मेट मैं बनाती हूँ, उसके थ्रू हम समझेंगे किस में मंथ कैलकुलेट करना होता है, किस में नहीं करना होता। सबसे पहला हम उसको क्या देते हैं, बैलेंस, कैपिटल बैलेंस जो उसका है वो हमारा बैलेंस उस पार्टनर को मिलता है। ये हमारा कैपिटल हो गया ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो जितनी टाइम हमने कैपिटल को यूज किया उतने टाइम का इंटरेस्ट देंगे। तो इस पे क्या होगा, हमारी मंथ की कैलकुलेशन इस पे हो जाएगी। जब तक वो जिंदा था उतने टाइम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे। फिर आता है जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व हमारा पिछला प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व ऐसा तो नहीं है ना कि आज तक का प्रॉफिट है। हमारा जनरल रिजर्व क्या होता है, पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है रिजर्व में। तो इसमें इस पार्टनर का मंथ कैलकुलेशन हमें नहीं करनी होती, हम सिर्फ इसका शेयर लगाते हैं और इसको दे देते हैं। उसके अलावा कोई भी रिजर्व हो गया, ये जनरल हो गया, WCR हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हो गया, कोई भी रिजर्व में हमें मंथ की कैलकुलेशन करनी नहीं होती। फिर आता है हमारा गुडविल। गुडविल को गुडविल के नाम से हम नहीं लिखते हैं जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। जैसे हम रिटायरमेंट में गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर लिखते थे ना, इसमें भी गेनिंग पार्टनर, इसके जाने से, किसी एक पर्सन के, किसी एक पार्टनर के डेथ की वजह से बाकी दो जो गेन कर रहे हैं वो देंगे, तो यहाँ पे पार्टनर के नाम आएंगे। ठीक है, अब ये जो पार्टनर है ये गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अगर कोई गेन नहीं कर रहा तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और रेशियो कौन सी होगी, गेनिंग रेशियो। हमारा गुडविल गेनिंग रेशियो में जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारे बैलेंस शीट में अगर लोन यहाँ दे रखा है या यहाँ दे रखा है, ये लोन पार्टनर का है। ठीक है, इसमें पार्टनर का नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ दे रखा है पार्टनर का लोन, तो इसका मतलब क्या है, पार्टनर ने दिया है कि लिया है। अगर असेट्स में हमारा ए पार्टनर है, ए का लोन असेट्स में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर ने लिया है ना, लिया है तो वो हमें पैसे वापस करेगा। तो कौन सा साइड लिखें, डेबिट साइड, यहाँ लिख देंगे लोन। ठीक है, अगर लोन का इंटरेस्ट नहीं भी गिवन होता है लेकिन पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% का इंटरेस्ट तो लगाएंगे ना हर केस में। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा तो हम नहीं देंगे, ये नहीं दे रखा तो नहीं देंगे, इनमें से कोई चीज नहीं दे रखी तो नहीं देते हैं। लेकिन अगर लोन गिवन है तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर लोन यहाँ आ गया, इसका मतलब है पार्टनर ने लोन दिया है, तो उसका हम कहाँ लिख देंगे, लोन क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीजों के बाद एक आता है हमारा, अगर ड्राइंग्स है
तो ड्रॉइंग्स यहाँ लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है तो वो भी यहाँ लिख देंगे। फिर हमारा आता है P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट या तो आपको गिवन होगा कि एवरेज के बेसिस पे लो, या गिवन होगा लास्ट ईयर के बेसिस पे लो, या एक सेल्स पे होता है। सेल्स वाले पे फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेल्स के अकॉर्डिंग आपको P&L सस्पेंस गिवन होता है तो क्या करते हैं, अगर आपको दे रखा है कि प्रॉफिट टिल सेल तक जितना आपने सेल किया है ना उस बेसिस पे आपको प्रॉफिट देना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट, हाँ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, लास्ट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल इनटू करंट ईयर सेल, फिर इनटू इसका शेयर। अब जब हम सेल के बेसिस पे करते हैं ना, हमें मंथ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेल जो दे रखी है ना, ये सेल आपको उसी टाइम तक की दे रखी होगी जब तक वो जिंदा था। तो जब हमें उसी टाइम की सेल दे रखी है तो हम उसी टाइम का प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है P&L सस्पेंस में, अगर सेल के बेसिस पे आप प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, आपको मंथ नहीं लगाना। लेकिन सेल के अलावा कोई और बेस हो गया, अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हो गया तो मंथ लगाना है, अगर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हो गया तो मंथ की कैलकुलेशन करनी है। ये समझ में आ गया ना, ये समझ गए। तो इसी में चैप्टर में इतना ही है, हमें बस इतना जानना है कि इसमें जो चीजें हैं ना वो चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, ठीक है, समझ गए। अब डिसोल्यूशन करा के फिर दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन साथ में करेंगे, ठीक। डेथ में सब क्लियर है ना, इसके अलावा डेथ में और कुछ आता नहीं है। अब आ गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब अब फर्म खत्म हो रही है। इसके पहले हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसके पहले जब हमने चेंज इन PSR किया था, हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ किया था, उसमें क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। दोनों में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो रही है या फिर हमारा पार्टनरशिप खत्म हो रहा है। अगर पार्टनरशिप खत्म हो रहा है ना तो नई पार्टनरशिप डीड बन जाएगी, लेकिन फर्म खत्म हो रहा है ना, फर्म का सारा बिजनेस खत्म हो गया। उनमें हम रीवैल्यूएशन बनाते थे, इसमें क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, अब सारे असेट्स को और सारी लायबिलिटीज को रियलाइज करके खत्म कर रहे हैं। अब कुछ बचेगा नहीं हमारा आगे के लिए, ठीक। अब रियलाइजेशन का अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को नहीं आएगा, लेकिन इसमें हम पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें जाती हैं। आपको बैलेंस शीट में जितने असेट्स गिवन है और जितनी लायबिलिटीज गिवन है, वो सब असेट्स हमारा यहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। कौन कौन सी चीजें हम ट्रांसफर नहीं करते, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, इनमें से, इन ऑप्शंस में से क्या रियलाइजेशन में नहीं जाता है, क्या नहीं जाता। असेट्स में से बता दो क्या क्या नहीं जाता। कैश जाता है तो कैश आ गया कि कैश नहीं जाता। बैंक, किसी पार्टनर का करंट अकाउंट है तो, और कुछ है जो नहीं जाता, यहाँ और कुछ है जो नहीं जाता। P&L अकाउंट का अगर लॉस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दे रखा है, ये सब जो भी चीजें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, वो हमारा रियलाइजेशन में नहीं जाता, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से रिजर्व्स वगैरह कुछ नहीं जाते, और हाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं जाता। उसके अलावा अच्छा देखो, यहाँ WCR है, IFR है और प्रोविडेंट फंड है, इसमें से क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये बता दो। WCR नहीं जाएगा, इसमें थोड़ा ना जाता है WCR, तो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। IFR जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाता है। देखो WCR का मतलब क्या होता है, वर्कमैन को कुछ हुआ तो हमने उसको यूज कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है, हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, फ्लक्चुएट हो रहा है तो रिजर्व में से ले लेते हैं। अब सब कुछ बेच रहे हैं ना, उस इन्वेस्टमेंट को भी बेच रहे हैं, तो चाहे प्रॉफिट में बेचे लॉस में बेचे, हमें तो सब कुछ ही लेना पड़ेगा ना, प्रॉफिट भी लेना लॉस भी लेना। तो IFR एक ऐसा रिजर्व है जो हमारा रियलाइजेशन में जाता है। चीज समझ में आ गई, ये जाता है। प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड भी जाता है हमारा रियलाइजेशन में, ठीक।
उसके अलावा अगर आपको गुडविल दे रखा है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट दे रखी है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट को ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर तो करेंगे, लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट को हम ये पढ़ते हैं ना कि कोई भी एसेट को अगर उन्होंने लिखा नहीं है कि रियलाइज करो, तो हम इसी वैल्यू पे रियलाइज कर देते हैं। ये सबने सुना है ना। अगर यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग 5 लाख, हमने यहाँ लिखा बिल्डिंग 5 लाख, और अगर आपके नीचे एडजस्टमेंट में ये कहीं नहीं लिखा कि बिल्डिंग को रियलाइज करना है इतने अमाउंट के लिए, ऐसा कहीं गिवन ही नहीं है, तो क्या हम बिल्डिंग को रियलाइज करें? और किस अमाउंट से करें? 5 लाख से ही ना। लेकिन यही अगर इंटेंजिबल एसेट होता है हमारा और उसको रियलाइज करने के लिए लिखा नहीं होता, तो हम अपनी तरफ से रियलाइज नहीं करते। ये चीज समझ में आ गई? कोई भी टेंजिबल एसेट है, रियलाइज करने को नहीं लिखा है, हम रियलाइज कर देते हैं। लेकिन कोई अगर इनटेंजिबल एसेट है, रियलाइज करने को नहीं लिखा रहता है, तो हम अपनी तरफ से उसे रियलाइज नहीं करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड पे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट होता है और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है तो डेबिट ना। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट में, अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट में, क्योंकि हम एसेट्स को यहाँ रियलाइज कर रहे हैं ना, यहाँ तो हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है और लायबिलिटीज को यहाँ रियलाइज कर रहे हैं। कोई ऐसी लायबिलिटी है जो रियलाइज नहीं होती? हमारा रिजर्व नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये नहीं होता। उसके अलावा WCR को तो ट्रांसफर ही नहीं करते हम। अपने WCR को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, हम उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। क्लेम होगा तो वो क्लेम का अमाउंट जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई और ऐसा लायबिलिटी है जो उसको रियलाइज ही नहीं करते हैं। यहाँ लिखते तो है, यहाँ हमने लिखा, लेकिन यहाँ पे रियलाइज नहीं किया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या कोई भी प्रोविजन, अगर आपको कोई भी प्रोविजन दे रखा है ना, हम उसको कभी रियलाइज नहीं करते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं होती और उसको रियलाइज भी नहीं करते। उसके अलावा कोई भी लायबिलिटी है, यहाँ क्रेडिटर है, तो उसको अगर गिवन भी नहीं होता ना इंफॉर्मेशन, तब भी हम उसको रियलाइज करते हैं। ये चीज समझ में आ गई? और अगर किसी पार्टनर के रिलेटिव का लोन अकाउंट होता है, मतलब पार्टनर का नहीं है, पार्टनर के वाइफ का लोन अकाउंट है, तो उसको रियलाइज करेंगे, उसको हम शो करते हैं। लेकिन पार्टनर के लोन अकाउंट को शो नहीं करते। पार्टनर के लोन अकाउंट को कहाँ शो करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं करते। हम उसका लोन अकाउंट बना के उसको पेमेंट कर देते हैं। उसको ना हम रियलाइजेशन में लेके जाते हैं, ना हम अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाते हैं। उसको हम अलग से छोटा सा अकाउंट, यहाँ बैलेंस CD लिखा, यहाँ पेमेंट कर दिया, हो गया। उसको इन सब में किसी में ट्रांसफर किया नहीं जाता है। समझ में आ गया? उसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं ना। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर फर्म बेयर कर रहा है तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, अगर कोई पार्टनर बेयर कर रहा है, आपको अगर ऐसे गिवन है क्वेश्चन में कि रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5000, ये A पार्टनर B पार्टनर के बिहाफ पे पे कर रहा है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 है, A नाम का पार्टनर B के बिहाफ पे पे कर रहा है, तो B डेबिट A क्रेडिट। ठीक है, और अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस है आपका 5000, ठीक है, आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आपने A पार्टनर को 5000 रुपए दिए हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ 3000 का, तो जर्नल एंट्री कितने अमाउंट से होगी? 5000 से ही होगी, 3000 या 2000 से नहीं होती है। जितना आपने पे कर दिया ना, चाहे उससे कम पैसा लगा, अगर कम पैसा लगता है तो हमारा जितना अमाउंट है यही लगेगा। क्वेश्चन उल्टा हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 आपने A को दिया है, ठीक है, और एक्सपेंस हो गया 8000 का, तो अब कितना अमाउंट होगा? हमारे फॉर्म से कितना पैसा जा रहा है? हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस आपने A को पे किया 5000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए 8000 के, तो अब और बताओ फॉर्म कितना देगी? फॉर्म 5 ही देगी। ठीक है, और इसमें ना एक क्वेश्चन बनता है आपका रियलाइजेशन में कि डिसोल्यूशन फर्म की कैसे हो सकती है। इसमें ना देखो, अगर कोर्ट इंटरवीन करेगा तो वो किस किस पॉइंट में इंटरवीन कर सकता है। कोर्ट को इंटरवीन अगर करना है तो वो नोटिस देगी
वो किस किस केस में दे सकती है? पहला, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है तब कोर्ट सामने से ऑर्डर देके बोल सकती है कि आप अपने फर्म को डिसॉल्व करो। अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तब हमारी कोर्ट हमें बोल सकती है कि आप अपने पार्टनरशिप अकाउंट को डिसॉल्व करो। अगर कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल हो गया है तब भी कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। उसके अलावा अगर एक्सपायरी ऑफ पीरियड हो गया तब कोर्ट इन सब केसेस में ना कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। अगर इंसॉल्वेंसी हो गई पार्टनर की तो इंटरवीन नहीं करेगी। अगर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब उस केस में क्या होगा, कोर्ट नहीं बोलेगी कि आप अपने फर्म को डिसॉल्व करो, पार्टनर खुद ही या तो डिसॉल्व कर लेंगे या तो जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो किसी और को लेके आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा किस किस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर में। पहला, जब पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया। दूसरा, जब कोई सूट किसी पहले पार्टनर पे चल रहा है, सूट का मतलब है कोई केस, दो पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर पे केस चलने लगा, उस केस में फर्म हमारी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अगर हमारे फर्म पे ही कोई केस चल रहा है तब हमारी कोर्ट उस फर्म को काम रोकने के लिए ऑर्डर दे सकती है जब तक कि वो केस हमारे उस पे फर्म पे केस चल रहा है। अगर केस हम हार गए तो जो काम रोका हुआ है ना उस फर्म को हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा। अगर केस जीत गए तो आप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन, इसमें हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 48 जो स्पेसिफाई करता है कि हमें किस तरीके से अपने असेट को डिसॉल्व करना है, अपने फर्म को डिसॉल्व करना है। असेट्स को बेचा, उसके बाद हम जब भी कोई लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं, अगर कोई बाहर की लायबिलिटी है उसको पहले पे ऑफ करेंगे। असेट्स को बेच के बाहर आउटसाइडर्स लायबिलिटी पहले होगी, उसके भी पहले जो लिक्विडेटर अपॉइंट हमने किया है, लिक्विडेटर का जितना एक्सपेंस है पहले वो पे किया, उसके बाद आउटसाइडर लायबिलिटी, फिर इंटरनल लायबिलिटी, उसके बाद अगर हमारे पार्टनर्स के लिए पैसा बच रहा है तब पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे। अगर किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं तो हमें सबसे पहले कौन सा लायबिलिटी पे ऑफ करना है, पार्टनर का या फर्म का? अगर किसी पार्टनर के पर्सनल असेट्स को बेच रहे हैं, पहले पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे करें या फर्म की लायबिलिटी पे करें? अगर पार्टनर का कोई पर्सनल असेट बेच रहे हैं तो पहले पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी पे ऑफ होगी, उसके बाद फर्म की। ठीक है। लेकिन अगर फर्म के असेट्स को बेच रहे हैं तो पहले फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी पे ऑफ होगी। पहले अगर पार्टनर ने भी लोन दिया है, किसी आउटसाइडर ने लोन दिया है, तो पहले आउटसाइडर के लोन को रीपे करेंगे, बाद में पार्टनर के लोन को। अगर कोई लॉस हुआ है हमारे फर्म में तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें से उस लॉस को राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद भी अगर हमारा लॉस बच रहा है तो पार्टनर के कैपिटल में से राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद भी अगर लॉस है तो पार्टनर के पर्सनल असेट्स को पार्टनर्स इंडिविजुअली उस लॉस को राइट ऑफ करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है ना? इन्हीं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसके क्वेश्चन करें दोनों चैप्टर के, डेथ और डिसोल्यूशन।